हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की वीडियो मॉड्यूल 5 पर बेस्ड MCQ 5, जिसका आज ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 के क्या क्या कंटेंट हैं, तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया कि पार्ट 4 रेजिड्यू और कोची रेजिड्यू थ्योरम इस पर बेस्ड है। तो अब आप जब इस मॉड्यूल के सारे पार्ट्स को स्टडी कर रहे होंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि क्यों मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। क्योंकि जो सवाल आपने इंटीग्रल फॉर्मूले से कर लिया, आप उसी सेम न्यूमेरिकल को रेजिड्यू से भी कर सकते हो। और मैं इन सवालों को मिक्स कर दूं तो टॉपिक को कहीं पर समझाना खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर कैंडिडेट सिर्फ एक फॉर्मेशन को समझता है और उसी के बेसिस पर सॉल्यूशन करने लग जाता है। कोची रेजिड्यू की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। रेजिड्यू थ्योरम जो आई, उसका पर्पस न्यूमेरिकल को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना तो था ही, साथ ही साथ जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल हैं थीटा की फॉर्म में या -x2 + x की रेंज की फॉर्म में, उस टाइप के रियल डेफिनेट इंटीग्रल को भी रेजिड्यू से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्योंकि आगे के टाइप ऑफ इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए रेजिड्यू इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड दिस, तो इसीलिए मैंने इसको सेपरेट रखा। तो नाउ विदाउट एनी डिले मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। मैं तो पहला क्वेश्चन है, the residue of a function can be evaluated only if the pole is an isolated singularity। अगर पोल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तभी रेजिड्यू फाइंड हो सकती है। बिल्कुल ठीक, दैट इज ट्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ fz हैज सिंपल पोल। अब वो सिंपल पोल क्या है? एट z = a, then the residue at z = a is equal to limit z tending to a z minus a fz। सेकेंड का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये फॉर्मूले हैं, द रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन fz एट इंफिनिटी इज, तो इंफिनिटी पर इसका फॉर्मूला क्या है? लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस z fz। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेजिड्यू एट z = 0 ऑफ द फंक्शन fz = दिस। तो इसको निकालने का क्या तरीका है? इसको निकालने का तरीका यह है कि e⁻z का एक्सपेंशन आप जानते हैं, इसको एक्सपेंशन मेथड से करेंगे आप। जो लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूले बताए इंफिनिटी पर और 0 पर, पोल पर। तो e⁻z का एक्सपेंशन क्या होता है? वो होता है 1 + z/1 फैक्टोरियल + z² 2 + z³ 3 एंड सो ऑन। तो e⁻1/z, क्योंकि सवाल में तो 1/z है, तो इसका फॉर्मेशन क्या हुआ? z जहां पर है उसकी जगह 1/z रख दीजिए। तो 1 + 1 फैक्टोरियल z + 2 फैक्टोरियल z² + 3 फैक्टोरियल z³, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए z की। तो z e⁻1/z = तो जब z की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा z + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल z + 1/3 फैक्टोरियल z² एंड सो ऑन। तो आप ये क्लियर देख रहे हैं कि नेगेटिव पावर इंफिनिटी नंबर्स में है, तो सिंगुलैरिटी तो एसेंशियल हो गई, लेकिन हमें रेजिड्यू बतानी है और किसी फाइनाइट पोल पे। ये फाइनाइट पोल है, तो फाइनाइट पोल पर इसका आंसर है, अगर एक्सपेंशन मेथड से कर रहे हैं आप, तो इसका आंसर है RES z = 0 = कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z कितना है? 1/2 फैक्टोरियल, और 1/2 फैक्टोरियल का मतलब 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मेशन दे दिया इसका कि रेजिड्यू का क्या फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ मैंने उस पर बेसिक सवाल बता दिया कि हम रेजिड्यू एक्सपेंशन के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शन होंगे जैसे साइन कॉस का हो गया सवाल, उसके अलावा ई की पावर का हो गया न्यूमेरिकल। तो आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को एक्सपेंड करके तब रेजिड्यू निकाल सकते हैं, जीरो पर भी और इन्फिनिटी पर भी। न्यूमेरिकल नंबर 5 जैसे ये आया कॉट जेड, तो इसका फॉर्मेशन कैसे निकालें, कॉट जेड के रेजिड्यू कैसे निकालें। तो एक फॉर्मेशन है रेजिड्यू का जिसमें आपसे ये कहा कि पहले तो आप इसको तोड़ दें कॉस जेड अपॉन साइन जेड, और इसको मान लें ये है फाई जेड और ये है साई जेड। ठीक, तो जब पोल निकालेंगे आप, साइन जेड को 0 के बराबर रखा तो मिला साइन एन पाई। साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है, एन पाई की, तो z बराबर मिल गया एन पाई। तो जब इस एन पाई को फाई में डालते हैं z की जगह, तो मिलता है कॉस एन पाई जो कि 0 नहीं है, और अगर साई में डालें एन पाई यानी साइन एन पाई और वो 0 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन अगर बने, यानी ये तो 0 आए और ये 0 ना हो, तो रेजिड्यू का फॉर्मेशन क्या है, रेजिड्यू इक्वल्स टू फाई जेड अपॉन साई डैश जेड एट z इक्वल्स टू ए। ये रेजिड्यू का फॉर्मूला है। तो इस सवाल को मैं उसी से सॉल्व करूंगा, मैंने कंसेप्ट तुम्हें बता दिया। तो पोल क्या निकला है, एन पाई, तो फाई जेड तो है कॉस जेड, साई डैश जेड कितना आया साइन का कॉस जेड, और इसको किस पॉइंट पर रखना है, z बराबर एन पाई। कॉस जेड से कॉस जेड कैंसिल हो गया, 1 एन पाई, z है ही नहीं तो आ गया 1 इज द राइट आंसर। ठीक, तो हम इस तरीके से भी पोल फाइंड करते हैं। तो यहां मैंने एक्सपेंशन नहीं किया क्योंकि साइन कॉस नहीं है, कॉट है, तो मैंने उसको रेजिड्यू के फॉर्मूले नंबर 4 से मैंने सॉल्व किया। मैंने 5 फॉर्मूले लिखवाए, आप मेरी वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा रेजिड्यू नाम के टॉपिक से, तो वहां आपको ये दिख जाएगा फॉर्मेशन और इस पर बेस न्यूमेरिकल। सेम ऐसे ही नेक्स्ट है, z बराबर 0 यानी फाइनाइट पोल है, और फाइनाइट पोल पे मुझे इसका निकालना है। तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, तो ये पोल के मेथड से निकालना मुश्किल है, एक्सपेंशन के मेथड से निकालना आसान है। तो एक्सपेंशन के मेथड के लिए मैं पहले क्या लिखूंगा, वी नो दैट साइन z इक्वल्स टू क्या होता है, साइन z होता है z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन मेरे पास तो साइन 1 अपॉन जेड है, तो साइन 1 अपॉन जेड क्या हो गया, 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल z5 एंड सो ऑन। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो रही है जेड स्क्वायर की, तो जेड स्क्वायर साइन 1 अपॉन जेड किसके बराबर आ गया, तो जब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर जेड, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 1 अपॉन जेड, अगले में आ जाएगा स्क्वायर से जाएगा 3 पावर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्सपेंशन करने के बाद 1 अपॉन जेड की टर्म्स इन्फिनिटी जा रही हैं, तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। लेकिन मुझसे यहाँ सिंगुलैरिटी नहीं पूछी, मुझसे पूछा है रेजिड्यू। तो क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंशन मेथड से कर रहा हूं मैं, और एक्सपेंशन मेथड में फाइनाइट पोल है, इनफाइनाइट नहीं है, तो रेजिड्यू z इक्वल्स टू 0 पर फॉर्मूला बना कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड। तो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड कितना है, माइनस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी माइनस का 1 अपॉन 6। देखिए कहीं है, राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, ये था नंबर 6।
नंबर 7 में अब मैंने डिनोमिनेटर में टर्म दे दी और मैंने कहा कि पोल रेजिड्यू बताइए इस पोल पर। तो पहला मेरा काम होगा, अगर फंक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो मैं पोल्स निकालूं। तो पोल्स क्या निकले, z-1 डिनोमिनेटर की टर्म जो है इनको 0 के बराबर रख दिया। तो z बराबर मिला 1,1 यानी ऑर्डर 2 का पोल, और एक मिला z बराबर -2 ऑर्डर 1 का पोल, जिसको सिंपल पोल भी बोलते हैं। तो हमसे जो ये पूछ रहा है वो RES f of -2 पूछ रहा है, यानी रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू -2, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मेशन पोल के लिए जिसका ऑर्डर 1 हो, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर 1 का फॉर्मूला है z इक्वल्स टू a इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a fz, ये फॉर्मूला है। तो a कितना है, -2, तो RES z इक्वल्स टू -2 इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू -2 z प्लस 2, और fz है z स्क्वायर अपॉन z -1 का होल स्क्वायर z प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो गया। और जैसे ही इसमें आप -2 वैल्यू डाल देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा -2 -1 यानी -3 का स्क्वायर 9। तो आंसर इज 4/9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। तो आप देख लीजिए कि पिछला सवाल भी आपके पास है, ये भी रेजिड्यू निकाल रहे हैं, ये भी रेजिड्यू निकाला है और ये भी रेजिड्यू निकाला है। रेजिड्यू निकालने का मेथड एक्सपेंशन मेथड भी आया, एक phi z अपॉन psi z मेथड भी आया। सवाल अलग अलग है, इसीलिए मुझे न्यूमेरिकल ज़्यादा कराने पड़ रहे हैं। फिर एक्सपेंशन मेथड आया, और जैसे ही पॉलिनोमियल मिला न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो वहां से मेथड फॉर्मूले वाला भी आ गया। ठीक है, अब अगले सवाल से इंटीग्रल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो tan z निकालना है, वेयर c इज द क्लोज कर्व, z माइनस π/2 टू इक्वल्स टू π/2। तो इस न्यूमेरिकल को जब मैं सॉल्व करूंगा मैं, तो आप यहां से कोची रेजिड्यू थ्योरम को समझेंगे। व्हाट इज कोची रेजिड्यू थ्योरम? क्योंकि अब मैं जब इस टॉपिक को ले रहा हूं तो मुझे कोची रेजिड्यू थ्योरम बतानी पड़ेगी आपको कि वो क्या होती है। तो पहले तो मैं कोची रेजिड्यू थ्योरम को लिखता हूं। कोची रेजिड्यू थ्योरम ये होती है इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2πi सम ऑफ ऑल द रेजिड्यू। सम ऑफ ऑल द रेजिड्यू का मतलब है कि उस सर्किल के अंदर जितनी भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, पोल लाई कर रहे हैं, उन सब की रेजिड्यू, उनका सम मल्टीप्लाई बाय 2πi बराबर होगा उस इंटीग्रल के रिजल्ट के। ये कोची रेजिड्यू थ्योरम है। जरूरी नहीं कि हर सवाल उससे सॉल्व हो जाए, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने आपको ये पोल दिखाई तो डेफिनेटली ये सवाल इससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा पोल है तब। तो अगर मैं पहले फिगर को बनाऊं तो π/2 का मतलब क्या है? π/2 का मतलब है 3.14 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 यानी 1.6 मान लीजिए इसको। तो ये क्लियर कह रहा है कि मॉड z माइनस 1.6 इज इक्वल टू 1.6। तो यानी सेंटर क्या है 1.6 और रेडियस क्या है 1.6। तो अगर इसका फिगर बनाओगे तो 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, 6 यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक का ये 1.6 है। और 1.6 रेडियस का ही अगर आप शेप बना दोगे लेकर तो वो शेप ये आ जाएगी, यानी ये वो सर्किल आ गया। पहला पॉइंट क्लियर। अब जब सर्किल बन गया तो हमारे पास है tan z। tan z को क्या लिख सकते हो, sin z अपॉन cos z। ये tan z को कन्वर्ट कर दिया। पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखोगे, यानी cos z इक्वल्स टू 0। और cos में 0 वैल्यू किसकी होती है, cos n प्लस हाफ ऑफ पाई, इसकी वैल्यू होती है। यानी z बराबर क्या मिल गया,
n प्लस हाफ ऑफ पाई। अब इसमें अगर n बराबर 0 1 2 3 4 डालेंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये अगर आप डालेंगे तो z की वैल्यू क्या मिलेगी? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, राइट, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज मिलेंगी। तो पाई बाई 2 तो मुझे पता है कि यस पाई बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ 1.6, अगर मैं उसको रेडियन में चेंज कर रहा हूँ तो 3 पाई बाई 2 कितनी हो गई? इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 इंटू 1.6, 3 छिंग 18 का 8, यहाँ से लगा 1, 3 3 4, 4.8 आ गई वैल्यू किसकी? 3 पाई बाई 2 की। तो यानी वैल्यू इंक्रीज इतनी हो गई 4.8 तक। तो मीनिंग ये निकला कि 3 पाई बाई 2 या माइनस 3 पाई बाई 2 क्या लाई करेगा? तो मैं अब जरा इसको देखता हूँ मैं। तो पाई बाई 2 का तो मतलब है 1.6, यानी वो तो यहाँ पे लाई कर रहा है सीधा, ये लाई कर रहा है। माइनस पाई बाई 2 इधर आया, ये लाई नहीं कर रहा है। 3 पाई बाई 2 यानी 4.8, तो ये जब 1.6 यहाँ पर है और 1.6 और चला आगे रेडियस पे, तो 1.6 प्लस 1.6 3.2। तो 3.2 का मतलब हो गया कि ये 4.8 है, तो 3.2 तक चला है, यानी ये पोर्शन जो है ये 3.2 है। और 3 पाई बाई 2 का मतलब है 4.8, यानी वो इससे बाहर है सर्किल से, तो ये भी बाहर है और ये भी बाहर है और इससे आगे के भी बाहर होंगे। तो कहने का मतलब है ओनली z इक्वल्स टू पाई बाई 2 लाइज इनसाइड द सर्किल। ठीक, अब हमें यह पता लग गया कि ये लाइज कर रहा है इनसाइड द सर्किल। तो जब ये लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल, तो हमारे पास इसकी रेजिड्यू कैसे निकालें पाई बाई 2 पर? तो हमें यह पता है कि कॉस पाई बाई 2 इसको 0 कर रहा है, साइन पाई बाई 2 वैल्यू दे रहा है। तो जो ये फॉर्मेशन अभी बताया आपको रेजिड्यू निकालने का, दिस वन, इस फॉर्मेशन को लगा दीजिए। तो जब आप इस फॉर्मेशन को इसमें अप्लाई करते हैं, या आप प्रीवियस का कोई फॉर्मेशन लगा सकते हैं इंटीग्रल फॉर्मूले का, तो इंटीग्रल ओवर सी साइन जेड अपॉन कॉस जेड डी जेड इज इक्वल टू साइन जेड एट जेड इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू 2 पाई आई। तो साइन पाई बाई 2 1, तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई आई। ठीक, नंबर 8। केवल z इक्वल्स टू पाई बाई 2 लाइज इनसाइड द सर्किल। और अगर रेजिड्यू फाइंड करें हम, तो रेजिड्यू आती निकल के 1, यानी 2 पाई आई। तो इसका जो है ये प्लस कर दीजिए, इसको ये प्लस कर दीजिए, ये है 2 पाई आई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, tan 2 पाई जेड, यहां पर है tan 2 पाई जेड। तो tan 2 पाई जेड को क्या लिख सकते हैं आप? साइन 2 पाई जेड अपॉन कॉस 2 पाई जेड। ठीक, कॉस 2 पाई जेड 0 के बराबर रखा, कॉस 0 के बराबर, तो ये बराबर हुआ कॉस n प्लस हाफ ऑफ पाई। तो 2 पाई जेड बराबर आया n प्लस हाफ ऑफ पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये मिला z इक्वल्स टू n बाई 2 प्लस 1 बाई 4। n बराबर 0 1 2 3 4 डालेंगे आप, तो ये मिलेगा z बराबर 1 बाई 4। उसके अलावा 1 डालेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 आपका आ गया 3 बाई 4, 5 बाई 4, राइट। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो ये तो पोल्स आ गए। अब आपके पास सर्किल है मॉड z इक्वल्स टू 1 रेडियस पर सर्किल है।
तो 1 और 3/4 जो हैं वो लाइज इनसाइड द सर्किल हैं, ये दोनों, ये बाहर है। तो जब आप साइन 2πz की वैल्यू एट z इक्वल्स टू 1/4 निकालें, 2πi सब में से ही कॉमन है, प्लस साइन 2πz की वैल्यू z इक्वल्स टू 3/4 पर निकालें, तो ये आएगा 2πi, z की जगह 1/4 रख देंगे तो आ जाएगा साइन π/2, और इसमें रख देंगे तो आ जाएगा साइन 1/4 रख देंगे तो फिर आ जाएगा आपका 3/4 रख देंगे तो आ जाएगा आपका 3π/2। ठीक, तो ये होता है 1, ये होता है -1, तो इसका रिजल्ट आ गया 0। तो tan 2πz की वैल्यू, आंसर इज ऑप्शन ए 0। ठीक, तो हमने यही तरीका पीछे भी लगाया था, यही सेम इसी पैटर्न को हमने लगाया था, केवल हमारा π/2 ही लाई कर रहा है, -π/2 लाई नहीं कर रहा है। तो नेगेटिव तो आया ही नहीं, और ऊपर साइन है, साइन π/2 होता है आपका 1, -1 होता ही नहीं है, तो वो गलत प्रिंट हो गया है वो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 10, z³/z-2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि पोल्स z-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गिव्स z इक्वल्स टू 2,2 ऑर्डर 2 का पोल है। और जब आप सर्किल बनाते हैं तो सर्किल दिया हुआ है 1 रेडियस पर, तो ये जो z बराबर 2 जो निकल कर आया है, 2 कहाँ पर लाई कर रहा है, बाहर। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है, क्लियरली z इक्वल्स टू 2 लाइज आउटसाइड द सर्किल। और जब ये आउटसाइड द सर्किल है तो बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम इसका रिजल्ट इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब ये देख लीजिए, पॉइंट है, पॉइंट को उसमें रखा, अगर वो लाई करता तो रेसिड्यू थ्योरम से सॉल्व कर देता। अब ये बाहर है तो कोची इंटीग्रल थ्योरम लगाया मैंने बाय यूजिंग कोची इंटीग्रल थ्योरम। इसका रिजल्ट ये 0 हो गया। जो भी पॉइंट बाहर होगा उस पर तुरंत कोची इंटीग्रल थ्योरम लगा दीजिए। नंबर 11, z-i इक्वल्स टू 2। तो a बराबर तो है i और r बराबर है 2, और a बराबर i का मतलब है 0,1, ये सेंटर है। तो 0,1 मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर है। ठीक, ठीक है, और 2 रेडियस 1 और 1 2 रेडियस पर आपने सर्किल बना दिया, ये बन गया सर्किल। अब इस सर्किल के बनने के बाद आपने ये देखना है कि इसके पोल्स क्या हैं। देयर पोल्स z² + 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी z² 2 बार रिपीट है, ये तो क्लियर दिख रहा है। तो z² इक्वल्स टू आ गया 4i², यानी z इक्वल्स टू ±2i। तो कहने का मतलब हुआ कि z बराबर 2i, 2i और z बराबर -2i, -2i। ये आपको मिल रहे हैं ऑर्डर 2 के पोल। डन। अब ये जब ऑर्डर 2 के पोल मिल गए आपको, तो इस पर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले ये देखें कि कौन सा पोल लाई कर रहा है। तो पहला जैसे आपके सामने है कि z बराबर 2i, तो 2i का मतलब क्या है कि i सेंटर था, यहाँ से 1 रेडियस आप ले रहे हो, रेडियस 2 आप ले रहे हो यहाँ से। तो 2 रेडियस लेने का मतलब था कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऑलरेडी 2i जो है वो उसके अंदर लाई कर रहा है, लेकिन -2i जो है वो आउटसाइड द सर्किल है, +2i इनसाइड द सर्किल है। तो 2i पर ही मुझे फाइंड करना है। तो 2i क्योंकि ये ऑर्डर 2 का पोल है, तो डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या हो गया,
डेरिवेटिव फॉर्मूला हो गया इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई एफ डैश जेड। ठीक, या पहले पूरा फॉर्म रख देता हूं मैं, डी ओवर डी जेड ऑफ z माइनस ए की पावर 2 एफ जेड एट z इक्वल्स टू ए। ठीक है ना। और चाहे तो इसको सीधा सीधा ही लिख सकते हैं आप, तो मैं सीधा ही लिख के इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, आप उसी तरीके से याद करें। ये बराबर होता है एफ डैश जेड के और उसका z इक्वल्स टू ए, ये पॉइंट। तो आपके पास क्या चीज़ ऐसी गिवन है ना। तो हमने क्या किया, हमारे पास है 2i, तो z माइनस 2i को नीचे रखना है मुझे। तो मैंने इस सवाल को चेंज किया 1 अपॉन z माइनस 2i का होल स्क्वायर z प्लस 2i का होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू, इसमें माइनस 2i को तो नीचे रखा, यानी 1 अपॉन z प्लस 2i का होल स्क्वायर अपॉन z माइनस 2i का होल स्क्वायर डी जेड। और ये अब बराबर हो गया 2 पाई आई, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो पावर को ऊपर ले जाओगे -2 z प्लस 2i की पावर 3 और अंदर का 1 आ गया एट z इक्वल्स टू कितना 2i। तो अब जब 2i इसमें डालोगे तो आएगा 2 पाई आई इंटू -2 अपॉन 2i प्लस 2i यानी 4i की पावर 3। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 4 चौक 16 चौका 64 -4 पाई आई अपॉन 64 और ये बैठा आई क्यूब यानी आई स्क्वायर -1। तो ये आई से आई कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये आया आपका पाई अपॉन 16। तो पाई अपॉन 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए इसको कैसे किया मैंने। सबसे पहले सर्किल पर फिगर बनी, पोल्स निकाले, पोल्स में से 2i लाई कर रहा है, ये 2i ऑर्डर 2 का पोल है, तो इस फंक्शन को मैंने इसमें कन्वर्ट करना है। तो पहले मैंने फैक्टर किए, फिर उसमें से जो पोल लाई कर रहा है उसके फैक्टर को नीचे रखा डिनोमिनेटर में, बाकी ऊपर, ये बन गया एफ जेड और यहाँ पर इसको डैश करके पॉइंट पर वैल्यू निकाल दी। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब अगर आप 12 पर आएँ तो 12 में भी ऐसा ही पोर्शन है, बस थोड़ा सा आंसर इसका जो निकलेगा वो साइन z आ गया है तो उसका टर्म्स में आ जाएगा, साइन की टर्म्स में। तो उसको भी देख लेते हैं कि ऐसे सवाल भी अगर आ जाएं तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब आप इस तरह के सवालों को जब कर लेंगे तो प्रैक्टिसाइज होने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल क्या करेगा आपको कि इस टॉपिक के लिए ऐसा तैयार कर देगा कि फिर कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। तो जैसे अगला सवाल है, इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए इस सर्किल पर। तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगा, अब आप देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं इसको, z माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू 1। ये मैंने लिखा z माइनस 2, ठीक, माइनस 3i लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर किया z माइनस ए इक्वल्स टू r से, तो a मिला 2 माइनस 3i और r मिला 1। 2 माइनस 3i से मुझे पॉइंट क्या मिले 2, -3 और r है 1। तो सेंटर ये है, ये इसकी रेडियस है। फिगर ड्रॉ किया, 2 1 2 -3 -1 -2 -3, ये सेंटर हो गया। अब इस सेंटर पे 1 रेडियस, तो 1 रेडियस ये आ गई, 1 रेडियस ये आ गई, लगभग 1 रेडियस पे आपने सर्किल ये ड्रॉ कर दिया। तो यही मैंने कहा कि कुछ ये थोड़ा सा अलग दिखेगा और उससे, ये सवाल आपका आ गया यहाँ पे। तो ये जो है ये इस सर्किल की फिगर है। अब इसके बाद जो पोल्स निकले, तो पोल्स क्या क्या है, z इक्वल्स टू माइनस का 3i,
ये पोल्स है भाई, z प्लस 3i है, तो z प्लस 3i यानी z इक्वल्स टू माइनस 3i। अब माइनस 3i कहाँ लाई करेगा, माइनस 3i लाई करेगा z इक्वल्स टू यहाँ पर, ये है z इक्वल्स टू माइनस 3i। तो क्लियरली ये आउटसाइड द सर्किल है, इस सर्किल के अंदर तो नहीं है, और जब ये इस सर्किल के अंदर नहीं है तो फिर इसका आंसर क्या हुआ, 0। तो आपने कह दिया z इक्वल्स टू माइनस 3i आउटसाइड द सर्किल। देयरफॉर इंटीग्रल साइन z अपॉन z प्लस 3i dz इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर इसी सवाल को मैं चेंज करके इसको कर दूं मैं प्लस 3i, इस माइनस 2 को हटा दूं, है ना, यानी मैं एक काम करता हूं, इसी सवाल में इसको मैं चेंज करके लिख देता हूं मॉड ऑफ z प्लस 3i इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सर्किल का सेंटर है -3 यहां, और 1 रेडियस पे आपने फिगर खींच दिया, और उसके बाद -3i अंदर है, इनसाइड द सर्किल है। तो जब ये अंदर है तो इस पर अगर आप निकालते, अगर ये ऐसा दे दिया गया होता सवाल, तो उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मेशन होता लिमिट z टेंडिंग टू -3i z प्लस 3i इंटू साइन z अपॉन z प्लस 3i। ये कैंसिल हो गया, और z की जगह -3i डाल दिया, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाता माइनस का साइन 3i, ये आपके पास आ जाता। उसके बाद ये तो मिली रेजिड्यू, और फॉर्मेशन है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ द रेजिड्यू, तो वो आ जाता -2 पाई आई साइन 3i, ये इसका आंसर आ जाता। तो अगर आपके पास ये सर्किल चेंज हो जाता तो यही फंक्शन, यही सवाल कोई और रिजल्ट दे देता, बट फिलहाल अभी ये हमें जो दिया गया था ये आउटसाइड द सर्किल है, देयरफॉर ये इसके अंदर, सर्किल के अंदर इनसाइड नहीं है, तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट कोची इंटीग्रल थ्योरम से 0 आ गया। नंबर 13 पर आए आप, तो नंबर 13 में पोल्स निकालने के लिए साइन z को आपने 0 के बराबर रखा, और वो होता है साइन n पाई में। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि n का क्या रोल है, n कितना है, तो n जो है वो 0 है, +-1 है, +-2 है, ठीक। और जब इसकी वैल्यू को इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा 0 और +-पाई +-2 पाई, ये आपको दिख जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। आपने 4 रेडियस पर सर्किल खींच दिया, तो 0 इसके अंदर लाई कर रहा है, एक पॉइंट, प्लस पाई यानी 3.14 ये भी लाई कर रहा है, माइनस पाई ये भी लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये पोल लाई कर रहे हैं, ये लाई नहीं करेगा, और इससे आगे के लाई नहीं करेंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 3 पोल लाई कर रहे हैं, तो इन 3 पोल पर इसका रिजल्ट कितना होगा, तो 2 पाई आई z एट z इक्वल्स टू 0 प्लस z एट z इक्वल्स टू पाई z एट z इक्वल्स टू माइनस पाई। तो 2 पाई आई सम ऑफ ऑल द रेजिड्यू, यही तो आया, तो इसको जब आप निकालेंगे तो वो यही तो निकलेगा, तो 0 प्लस पाई माइनस पाई, आंसर इज 0। तो 13 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपने निकाला। सेम ऐसे ही जैसे अगले सवाल में आप जाएंगे, तो यहां पर है अपॉन में z², सर्किल बनाया 1 रेडियस पर, और 0 इसके अंदर लाई कर रहा है, पोल है 0, ठीक, ऑर्डर 2 का पोल है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया 2 पाई आई f डैश z एट z इक्वल्स टू 0। तो 2 पाई आई
एफ डैश जेड का मतलब क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो e की पावर 1/z का v की पावर 1/z इंटू -1/z², ये तो आया। और इसकी वैल्यू एट z इक्वल्स टू 0 पर, तो ये आया आपका इन्फिनिटी, नन ऑफ दीज। सीधा आंसर इसका मिल रहा है ना। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि z बराबर 0 जैसे ही आप डालेंगे तो e की पावर आ जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ 1/0 e की पावर इन्फिनिटी। ठीक, तो ये नन ऑफ दीज है। नंबर 15 पर आप आए तो 15 में सर्किल 3 रेडियस पर आपने ड्रॉ कर दिया, पोल निकला z इक्वल्स टू -3/2 यानी -1.5, और -1.5 का मतलब हो गया ये लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल। तो 2πi इंटू 1 एट द पॉइंट z इक्वल्स टू -3/2, तो ये आ गया 2πi, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर। आप किसी भी फॉर्मेशन से कर लें इसको, इसका आंसर 2πi ही आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसको लिख सकते हो cos z अपॉन साइन z, और इस बार का सर्किल क्या है, a इज इक्वल टू -½ और r इज इक्वल टू 1/3। ठीक, और साइन z 0 के बराबर रखोगे तो आ जाएगा sin nπ, z बराबर nπ, यानी z बराबर 0 ± π ± 2π। तो 0 लाई नहीं कर रहा, बाहर है, ± π यानी कि पाई की वैल्यू 3.14, वो भी बाहर है, ये भी बाहर है। तो जितने भी पोल्स हैं, ऑल द पोल्स लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू किससे, कोची इंटीग्रल थ्योरम से 0 आ गई। तो 16 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 4-4, 5-5 लाइन में आप ओरली सॉल्व करते चले जाएंगे। नंबर 17 को देखें अगर आप, तो नंबर 17 में सर्किल दिया है mod z इक्वल्स टू 2 रेडियस पर सर्किल। उसके बाद पोल्स हैं z इक्वल्स टू 1 1 यानी ऑर्डर 2, और ये 1 जो है पोल लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल। ठीक, तो z इक्वल्स टू 1 इनसाइड द सर्किल है और ये ऑर्डर 2 का पोल है। तो फॉर्मेशन क्या बन गया, ऑर्डर 2 के लिए फॉर्मेशन है रेजिड्यू के हेल्प से 1/2 - 1 फैक्टोरियल d/dz ऑफ z - 1 का होल स्क्वायर e की पावर z² अपॉन z - 1 का होल स्क्वायर। कैंसिल हुआ, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और z इक्वल्स टू a डालना है। तो ये तो 1 फैक्टोरियल आ गया, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा e की पावर z² इंटू 2z, और यहाँ पर z बराबर 1। तो ये आया आपका 2 e की पावर 1, ठीक, यानी 2e। ये तो निकली रेजिड्यू, और फॉर्मूला होता है कोची रेजिड्यू से 2πi इंटू सम ऑफ द रेजिड्यू। तो ये हो गया 4πi e, ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नंबर 17 का। 18 पर अगर आप आएँ
तो 18 में मॉड z इक्वल्स टू 1 रेडियस पर सर्किल हो गया। उसके बाद पोल्स आप निकालेंगे तो पोल्स निकले z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो z बराबर 0 एंड z बराबर 2। तो ओनली z इक्वल्स टू 0 लाइज इनसाइड द सर्किल। केवल z बराबर 0, तो z बराबर 0 लाई कर रहा है और ये ऑर्डर 1 का पोल है। तो फॉर्मेशन हो गया लिमिट z टेंडिंग टू 0 z माइनस 0 इंटू 1 अपॉन z इंटू z माइनस 2। ठीक, z से z कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। ये निकली रेजिड्यू। फॉर्मूला है कोची का 2 पाई आई इंटीग्रल निकालने का इंटू माइनस का 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस का पाई आई। तो माइनस पाई आई इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से हमने 18 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया रेजिड्यू एंड कोची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से। तो अगर आप जब इस मेथड को तैयार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इंटीग्रल फॉर्मूला उस पर बेस सवाल या रेजिड्यू बेस पर सवाल ये लिखे हुए नहीं, अगर ना हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो आप मेथड कोई सा भी लगाएं, आपको अप्लाई करना है। बस ये ध्यान रखना, अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो न्यूमेरिकल इजी है, लेकिन साइन कॉस टेन की फॉर्म में है तो न्यूमेरिकल में समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा मेरे प्रोसेस को देखकर कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मैंने पांचों मॉड्यूल की आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पर और आपके ब्राइट फ्यूचर के बेसिस पर मैंने पांचों मॉड्यूल से रिलेटेड MCQs प्रिपेयर किए, आप सभी को दिए। कंसेप्ट रटवाने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि MCQ है तो कई बार ये हो जाता है कि PDF दे दीजिए हम रट लेते हैं। नहीं, आप अपने आप देखकर सॉल्व कीजिए, लिखिए और आंसर की मैचिंग कीजिए। टाइम टेकन है, लेकिन एक बार करोगे प्रोसेस को तो फ्यूचर लाइफ तक याद रहेंगे कंसेप्ट, भूलोगे नहीं। और मैथमेटिक्स में आपको यही चाहिए। तो मेरी तरफ से मैंने मॉड्यूल वाइज कंप्लीट सिलेबस भी आपको करा दिया, मैंने मॉड्यूल वाइज कंप्लीट MCQ भी आपको दे दिया। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 मेरी तरफ से अब कंप्लीट आपके पास आ चुका है। फर्दर जैसे आपकी कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी होती है उसको मैं रिप्लाई करता रहूँगा। मैं मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपके एग्जामिनेशन के लिए। सभी अच्छे से मेहनत से एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा और सही समझ के साथ आगे जाइएगा। गुड लक टू योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।